हेलो साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और हम लोग सारे लोग जो भी 12th के कैंडिडेट हैं, सारे लोग सरस्वती माँ से कृपा और आशीर्वाद लेके अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी कि हमारा जो पर्व था सरस्वती पूजा, फिर आया हमारा बोल सकते हो रिपब्लिक डे, उसको सेलिब्रेट हम लोग बहुत अच्छे से किए, बहुत उमंग के साथ, खुशी के साथ। और बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कि टॉपिक भी कवर करा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखे। और अब मौका आ गया हम लोग को 3 मार्क्स का क्वेश्चन को देखने का। तो इसको हम लोग को देखना इस हिसाब से है कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना, जैक बोर्ड में जो एकदम एग्जैक्टली पूछे गए हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को वन बाय वन करके देखेंगे विथ सॉल्यूशन माय डियर। अगर आपके पास नोट्स नहीं है ना, अगर आपके पास आंसर नहीं है, तो आप यहां से भी आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैक बोर्ड क्लास 12 एग्जाम में पूछे गए जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। और लास्ट अभी से हमारे पास अभी भी कितने दिन बचे हुए हैं, 11 डे आर रिमेनिंग, है ना, फॉर दी एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके हम लोग, है ना, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल कैप्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस डिफाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो कि ईयर 2015 और 2024 में पूछा गया। यानी कि 2024 में तो यानी कि 25 छोड़ के 26 में चांसेस है। फिर आपके पास स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या होती है और उसको प्रूव भी करने आ सकता है, आपके 2014 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है एक पॉइंट चार्ज के लिए, उस चीज को आपको निकालना होता है। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, 2015 में पूछा गया है। ऐसे करके तमाम बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। 2020 में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2020 में पूछा गया है ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पूछा गया है ना, 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है इसी प्रकार से करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला पूछा गया है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट, वेलोसिटी क्या होती है। और सेकंड बोल उसी क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भीडी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, भीडी, भीडी जिसको कहते हैं, सॉरी, है ना, भीडी, भीड़ी, है ना, भेड़ी जिसको कहते हैं, सॉरी कलर चेंज, भेड़ी। और आप कह सकते हो कि आपके पास आई के बीच दोनों का रिलेशन बताना होता है, उसको प्रूव करना है। ओके, जो कि आता है आई इज इक्वल टू एनी भेड़ी, एनी भेड़ी, तो ये प्रूव करना है। नेक्स्ट आपके पास आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल। हमारे पास एन आइडेंटिकल सेल्स होंगे और उसको हम लोग को पैरेलल में कनेक्ट करना है। और एक ऐसा कंडीशन आपको देखना, नेक्स्ट बोल रहा है आपको ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन द एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड विद द कॉम्बिनेशन, जो कि 2019 में पूछा गया है। फिर है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 2016 ये आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक, आपका यूनिट जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म है। तो ऐसे करके हम लोग वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये सब टॉपिक्स, ये सब क्वेश्चन जो पूछा गया है वन बाय वन करके हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पेज पे। ओके, फर्स्ट पेज हम लोग जाएंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए आ जाइए, तैयार हो जाइए, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा है डियर, फाइंड द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, है ना, एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो बहुत इजी है, पहले समझेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको टॉर्क निकालने दिया जाए, टॉर्क इट मींस होता है आघूर्ण बल, और टॉर्क निकालना बहुत इजी है, आपको बहुत इजी लगेगा आई होप। कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर हमारे पास कोई डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया जाता है, तो उस डायपोल पे टॉर्क लगती है, और टॉर्क लगने के कारण वो रोटेट होना स्टार्ट होती है।
अब सपोज करा हमने क्या करा, एक डायपोल लिया जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और ये डायपोल लेने के कारण ये स्टार्ट करता है घूमना, और ये घूमेगा तो आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रहे हैं, है ना, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रहे हैं, जिसके कारण इस बोल सकते हो डायपोल घूमना स्टार्ट होगा, और घूमना स्टार्ट होगा तो आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पे फोर्स लग रहा था, नीचे भी फोर्स लग रहा था, और फोर्स लगने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, ये रोटेट होना स्टार्ट होगा। आप कहोगे यहाँ पे जो फोर्स लगा उसका नाम बोलो भैया F बराबर QE होता है ना, E बराबर होती है F अपॉन Q, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, Q इंटू E। अब दो एज में दो किनारा पे लगा, है ना, टॉर्क बोल सकते हैं फोर्स, इस पे लगा F1, नीचे की पोर्शन में F2, तो F1 बराबर क्या लिखेंगे QE, और यहाँ पे भी क्या लगा हमारे पास QE। भैया सेम सेम क्यों भाई, आप सिंपल कहो कि भैया चार्ज का जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज हमारा कितना है, Q है, हाँ, माइनस Q से प्लस, है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंस्ट्रक्शन पे, है ना, हम लोग दो क्या लेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हो लाइन खींचेंगे, एक क्या हो जाएगा हमारा BM, है ना, तो आप क्या लिखोगे BM, और दूसरा क्या करेंगे हम लोग माइनस Q से जाएंगे AN, सो सिंपली यू कैन से BM परपेंडिकुलर एट OM, है ना, यहाँ पे अब जो बीच में है ना पोर्शन, ये हमारा O सेंटर कहलाएगा इस डायपोल के लिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा जिसका नाम कर दिया हमने BM, और एक नीचे से ले लिए जिसका नाम हो गया हमारा AN, सिंपल, है ना। अब यहां से देखेंगे हम लोग, है ना, यहां से परपेंडिकुलर का मान निकालेंगे, बहुत इजी लगेगा चाहिए आपको, चलिए लगे रहिए, चलिए देखते हैं हम लोग, है ना, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल का नाम हो जाएगा OBM, अच्छे से देखिएगा OBM, और एक ट्रायंगल का नाम हो जाएगा OAN, देयर आर टू ट्रायंगल। अब यहां से हमें दो चीज निकालना पड़ेगा, एक को निकालना पड़ेगा AM और एक निकालना पड़ेगा आपका AN। बोल भैया ऐसा क्यों, है ना, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना दोस्त, तो एक बार आप क्या निकालेंगे यहाँ पे BM और एक क्या निकालेंगे आप AN। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ BM, जो कि आप देख रहे हैं BM परपेंडिकुलर किसके ऊपर, OM के ऊपर, तो लिख दीजिए आप ड्रॉ BM परपेंडिकुलर एट OM। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल OBM, इस ट्रायंगल OBM पर हम लिख सकते हैं वी हैव साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होती है P बाय H, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बाय H, है ना, P बाय H। तो परपेंडिकुलर कौन सा कहलाएगा, बोल भैया आप कहोगे भैया BM जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और हाइपोटेनियस क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस आपका OB कहलाएगा, है ना। चलिए तो आप क्या लिखेंगे BM बाय OB, यहां से आपको BM की आवश्यकता है, तो BM आप परपेंडिकुलर कुछ नहीं करना है, इस ट्रायंगल से BM की मान और नीचे वाले से AN की मान, तो BM इज इक्वल टू क्या करेंगे भैया, इसको पकड़ के रखेंगे और इसको यहां से इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा BM इज इक्वल टू OB साइन थीटा, OB साइन थीटा। देन आप यहाँ पे बस रिवर्स कर देना है, BM इधर ले आना है, इसको उठा के उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा BM बराबर, है ना, आप सिंपल कहोगे भैया BM बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, BM बराबर हो जाएगा OB साइन थीटा। अब बात रहा डायपोल हमारा टोटल लेंथ था D, अब इसको हमने क्या करा बीच से, अगर बोला भाई O से A तक का दूरी हो जाएगा D/2 और O से B तक का भी दूरी हो जाएगा D/2, तो आप क्या लिखोगे OB का मान हो जाएगा मेरे पास D/2 साइन थीटा, है ना, इक्वेशन नंबर या फिर स्टार मान लो इसको, ठीक है, BM का मान निकल गया। जिस प्रकार से BM का मान निकाले आप, उसी प्रकार से आपको किसका मान निकालना पड़ेगा AN। चलिए फास्ट करते हैं हम लोग, तो लिखोगे इन ट्रायंगल OAN वी हैव, लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर P बाय H, तो AN बाय H OA, ठीक है, तो AN बराबर लिखोगे आप, है ना, AN बराबर क्या हो जाएगा OA, ओके, OA साइन थीटा। अब बताइए तो AN बराबर यहां से रिवर्स कर दो OA साइन थीटा, अब सिंपल O से A तक का लेंथ कितना है D/2, तो आप लिखोगे D/2 साइन थीटा। दोस्त आपको इस चीज को कहीं ना कहीं पुट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज BM एंड AN, ओके, कहीं ना कहीं आपको इस चीज की आवश्यकता पड़ेंगे। अब सिंपल आपके पास टॉर्क दो जगह लगा, एक बार यहाँ पे T1 और नीचे लग रहा है, नीचे एक ऊपर,
और एक नीचे, है ना, एक लगा टॉ1 और दूसरा लगा टॉ2। और टॉर्क का फॉर्मूला एकदम बिल्कुल आपके पास एकदम आंसर होगा भैया, टॉर्क की फॉर्मूला होती है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लिखेंगे हम लोग टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, है ना, टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर मान लेते हम लोग, है ना, अगर पहले पहले पहले, पहले माइनस, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो आप माइनस क्यू लिया भाई, प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल रहे हो टॉ1, तो आप प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे भैया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल। तो टॉ1 बराबर क्या लिखेंगे, फोर्स के जगह यहाँ पे क्या लगा है F1, और परपेंडिकुलर जो है आपका ऊपर वाली केस में कितना लगा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना था, तो आप लिखोगे bm। तो क्या हो जाएगा मेरे पास F1 इंटू bm। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है भैया, bm का तो मान हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज d/2 sin थीटा, बस कुछ नहीं करना है। तो टॉ1 बराबर क्या आया मेरे पास, QE इंटू d/2 sin थीटा। सेम चीज, नो चेंजेस, इक्वेशन नंबर हमारा क्या बना 1। सेम सिमिलरली सेम डिट्टो आपको हूबहू एकदम ऐसा ही लिखना है, जिस प्रकार से आपने टॉ1 निकाला ऊपर वाला एज के लिए, है ना, इस एज के लिए, उसी प्रकार यहां से भी निकलेगा, सही बात है ना, हाँ। तो यहां से के लिए निकलेगा तो आप क्या लिखेंगे भैया, यहाँ टॉ1 लगा, यहाँ क्या लगेगा टॉ2। अब टॉ2 जो लगेगा, टॉ2 बराबर क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लिख दिया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ऊपर वाला था हमारा bm, अब नीचे वाले कितने के लिए क्या हो जाएगा बताइए, तो an हो जाएगा। देन वी विल हैव टू जस्ट पुट हियर दैट इज an, हमने an पुट कर दिया। अच्छा an का मान क्या आप निकाले हो, हाँ भैया निकाले हैं, कितना था d/2 sin थीटा, हमने पुट कर दिया d/2 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको, अब यहाँ बात यहाँ पे ये आती है कि हमने टॉर्क निकाला दो, एक बार निकाला हमने, कह सकते हो कि इस एज पे इस एज पे, लेकिन हमें निकालना किसके लिए, टोटल कितना टॉर्क लगा, नेट टॉर्क कितना लगा। तो आपको क्या करना है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कि टोटल या फिर कुल जो आघूर्ण बल उस डायपोल पे लगा, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस, क्या करना पड़ेगा डियर आपको, प्लस या फिर ऐड। तो आप लिखेंगे टो नॉट टो टाउ नेट इक्वल्स टू टाउ1 प्लस टाउ2, है ना, टाउ2 टाउ2, तो यहां लिखेंगे टाउ2। अब टाउ1 का मान लिख देंगे आप, कितना आया था मेरे पास ये QE, है ना, d/2 sin थीटा, प्लस कितना लिखेंगे, प्लस QE d/2, सेम सेम। यहां से हमने क्या करा आप ही लोग बताइए भैया, Q जो कॉमन दिख रहा, QE और sin थीटा यहां से आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास QE sin थीटा, अंदर में क्या बचा, यहां से बोल भैया, यहां से बचा मेरे पास d/2 और यहां भी मेरे पास d/2, हमने लिख दिया d/2 प्लस d/2। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, d/2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 और d प्लस d करेंगे तो 2d, 2 और 2 का बड्डे बड्डे बच जाएगा सिर्फ मेरे पास d। अब मेरे पास ऐसे करके दिखेगा, q को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, qd इंटू e साइन थीटा इंटू e साइन थीटा। आप ही लोग बताइए, है ना, कि भैया p बराबर होता है qd, तो क्या अगर P बराबर हम लोग लिख सकते हैं QD, तो क्या QD बराबर हम लोग P लिख सकते हैं ना, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हमने क्या करा, QD की जगह हमने लिख दिया सिंपल में P। ओके, तो हमारे पास टॉर्क बराबर आया, नेट टॉर्क बराबर आया PE साइन थीटा, और यही तो हमारा टॉर्क निकलता है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल में। इन वेक्टर फॉर्म में आप लिख दो, अगर हमारे पास क्या है साइन थीटा में आया है तो आप कहोगे भैया ये कौन सा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। सो टॉर्क बराबर हो जाएगा P क्रॉस E। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, तो आप 90 डिग्री आंसर मारोगे। चलिए यहां तक हमारा ये तीसरा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन डन हो गया, है ना, लिख के आना एग्जाम में अगर आ गया तो, जो कि 2024 में पूछा गया भाई, है ना, कुछ नहीं करना है ना। एक बार टॉर्क ऊपर वाली केस में, एक आपका नीचे, दोनों का टॉर्क सेम सेम आएगा, दोनों को ऐड कर देना है, वहां से हमारा जो होगा कॉमन ले लेना है, QE sin थीटा d/2 को ऐड कर देना है, टोटल आपके पास ये बन जाएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो एक भी भाई बहन कोई छोड़ने वाले नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाऊं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम, है ना, गॉसेस चक्कर का नियम। गॉसेस थ्योरम कहता क्या है, गॉसेस थ्योरम,
गॉसेस किन्हीं का नाम है और इन्होंने एक छोटा सा नियम दिया है जो कि आता है ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो टोटल इज इक्वल्स टू होती है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वही हम लोग को देखना है कि ये किस प्रकार से प्रूव करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम। तो क्या होती है गॉसेस थ्योरम, इसको थोड़ा सा हम लोग को डिफाइन करनी होती है और थोड़ा सा प्रूव करना होता है। बस यहाँ से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो अगर आप ऐसे जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से लिखेंगे तो एकदम झोली भर भर के नंबर आएंगे, काट तो कोई नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम। तो लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई सरफेस हो, है ना, अगर कोई सरफेस हो और इसमें बहुत सारे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे होते हैं, तो याद रखिएगा इफ द लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पासेस थ्रू अ क्लोज सरफेस देन देयर विल क्रिएट अ फ्लक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग बहाव, है ना, विद्युत बहाव। तो यहाँ पे बनता है फ्लक्स जिसको हम लोग दर्शाते हैं फाई से। बिल्कुल सही बात है। बट ये जिससे जा रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एरिया वेक्टर से दिखा सकते हैं, या फिर अगर छोटा एलिमेंट्री सरफेस है तो आप ds से दर्शा सकते हैं, है ना। अगर बड़ा एरिया रहता तो s से, बट अगर आपको एलिमेंट्री सरफेस दिखाना है तो ds से। बात समझ में आ रहा है। तो आप सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ किसी एरिया से तो बन गया मेरे पास फ्लक्स। क्या बन गया, फ्लक्स। और कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर, है ना, वो एक फॉर्मूला देते हैं गॉसेस थ्योरम, कहते हैं ये कि जो फाई बनेगा वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, टोटल जो चार्ज रहते हैं प्रेजेंट टोटल जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा इस पे, है ना, उसको उठा लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से। यानी कि सिंपल कहो तो आप कह सकते हो कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आती है और इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इट्स ओके। चलिए, और फाई, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन आपको लिख देना है इस प्रकार से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to the 1 by epsilon naught times to the total charge enclosed by that surface. Okay? अब यहाँ पे फाई बराबर क्या लिखा अपन, फाई बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, E डॉट ds बराबर क्या होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू क्या होगा, टोटल चार्ज, जो कि हम लोग Q से दर्शाएंगे, जो कि सिंपल मेरे पास Q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को E डॉट ds बराबर जो फॉर्मूला आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा कौन सा थ्योरम कहलाता है, गॉसेस का थ्योरम, गॉसेस का लॉ। अब इसका हम लोग को प्रूफ करना है, हाउ कैन यू प्रूव कि यही चीज कैसे आया, है ना। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं हम लोग। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, हम लोग एक पॉइंट चार्ज मानते हैं, बिंदु आवेश मानते हैं, जो कि रखा गया है पॉइंट O पे, जो कि आपको इस डायग्राम, छोटू सा डायग्राम पे दिख रहा होगा। हमने क्या करा, एक पॉइंट Q चार्ज है, हम लोग कहां पे रख दिए, O पॉइंट पे रख दिए। और मान लेते हैं P एक बिंदु है, दूसरी बिंदु है जो कि R डिस्टेंस पे है, कितना दूरी पे रखा गया है, R दूरी पे। तो हम कहेंगे कि अ पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो कि कितना दूरी पर, R दूरी, तो आप लिखोगे अ पॉइंट एट R डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O से लेके कितना दूरी पर है, R दूरी पे रखा गया। अगर हम बोले ये हमारे पास एक स्फीयर है, समझिएगा, ये हमने क्या करा, सबसे पहला कि गॉसेस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती है जब ये कोई क्लोज सरफेस होनी चाहिए। कैसा सरफेस होनी चाहिए, क्लोज सरफेस। तो हमने कंसीडर कर ले, एक हमने स्फीयर बना दिया, है ना, डॉटेड लाइन करके, और इस स्फीयर को हम लोग बोलते हैं गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर, स्फीयर, ओके, गॉसियन स्फीयर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारे पास ये स्फीयर है तो स्फीयर की अगर हम बोला जाए सरफेस एरिया तो क्या होंगे, 4 पाई R स्क्वायर। दैट्स वाई यहाँ पे पहले से लिख दिया ताकि आपको ना आगे इजी पड़े, है ना। अब लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर कोई बिंदु चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो कि आपको पहला ही ये सब पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो नहीं जानते हैं, है ना, आप देख सकते हो ये सब Q बाय R का स्क्वायर होती है। आई होप कि सारे लोग जानते होंगे, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हम लोग कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 1। नाउ टेकिंग द LHS, हमें प्रूव करना है, तो मान लेते हैं कि LHS वाला पार्ट हमने क्या करा, कंसीडर कर लिया, मान लिया।
तो आप लिख सकते हो टेकिंग द LHS टू प्रूव इट। हमने क्या करा, LHS जो भाग है उसको लिया ताकि हम प्रूव करके RHS वाला शो करके देखेंगे। फाइव, हमने LHS पार्ट ले लिया, फाइव इक्वल टू क्या होती है, E डॉट ds ले लीजिए। अब यहाँ पे लेने के बाद आप क्या करना है, आपको इसको इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रल लगा दो आप। कौन सा इंटीग्रल लगा दो आप, क्लोज इंटीग्रल। टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कहने का मतलब आप एक छोटा सा फ्लक्स नहीं निकाल रहे हो, बल्कि आप पूरा उस स्फीयर के लिए, उस पूरा रीजन के लिए निकाल रहे हो। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग टू इंटीग्रेट। और ये जो आपका साइन है ना, इसका साइन कहने का मतलब ये साइन आपको दिखा रहा है क्लोज इंटीग्रल, है ना, कि इंटीग्रल तो आप कर रहे हैं बट कौन सा सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज इंटीग्रल। ओके, क्लोज्ड इंटीग्रल। अब यहां से देखेंगे E जो हमारा होगा कांस्टेंट, E को हमने खींच के बाहर निकाल दिया, है ना। ds का इंटीग्रेशन करेंगे, छोटी सी कभी भी लेंथ रहे, है ना, कभी छोटी सरफेस रहे, तो अगर उसका छोटी अगर वॉल्यूम रहे तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद वो बन जाता है बड़ा। क्या बन जाता है, बड़ा। तो ds का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा सिंपल सा s, यानी कि सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसका, यानी कि स्फीयर का, और वो होता है 4 पाई r का स्क्वायर, जो कि आपको पहले ही बताया गया था यहाँ। इट्स ओके। अब हमने लिखा a इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, क्योंकि s बराबर होती है 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, अब ने क्या करा, E का जो मान हम लोग निकाले हैं उसका मान पुट कर देंगे इक्वेशन किस पे, 2 पे। तो E का जो आप कह सकते हो मान निकालो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे भाई, यहाँ पे रखोगे तो E का मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर। और यहाँ पे बताइए ऑलरेडी क्या चीज था, 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से आप देखो तो 4 पाई बाय बाय, और यहां से R स्क्वायर भी गॉन। देन बचा मेरे पास क्या भैया, यहां से बचा मेरे पास Q, और नीचे सिंपल सा बचा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। तो आपके पास क्या आया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही तो प्रूफ करना था कि फाई बराबर क्या आना चाहिए, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, हेंस गॉसेस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो हो जाएंगे ये भी क्वेश्चन आपसे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। अगर हमारे पास, हाँ सिंपल एक्सप्रेशन है ना, छोटा है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है आपके पास। अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव कोई पॉइंट चार्ज के कारण, तो कितना निकल के आता है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आता है। अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने दिया जाए, जो कि आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। इस चीज को हमेशा हम लोग याद रखना है, टारगेट को क्या निकालना है, ताकि आपको इजी पड़े दोस्त। कभी भी कोई डेरिवेशन हो तो सबसे पहले आपको ये माइंडसेट में रखना है कि व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंडिंग, है ना, हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो इस चीज को अगर आप जान लेंगे तो हो सकता है आपके लिए कन्वीनियंस हो, बहुत कन्वीनियंस होंगे। बिकॉज आपने जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपको टारगेट पता नहीं होती कि क्या निकलेगा, एंड ड्यू टू दैट यू मे फॉरगेट समथिंग समवेयर। दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर द लास्ट आंसर, व्हाट शुड बी कम, है ना, क्या आता है। तो देखेंगे कि अगर हमें एक एक बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है वो निकालना होता है, तो उसके लिए निकल के आता है पॉइंट चार्ज के कारण, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, जहां पे R दूरी है, Q चार्ज है। तो लिखेंगे कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, ऐसा ही लिखना आपको एग्जाम में। मान लेते हैं एक बिंदु चार्ज है जो कि रखा गया है पॉइंट O पे, जो कि अभी डायग्राम पे दिखने वाला है ना। तो आप देख सकते हो कि एक पॉइंट चार्ज Q है जिसको रखा गया है कहां पे, O पे। P एक ऐसा बिंदु है जो कि R दूरी पे रखा गया है ना। P एक ऐसा दूरी है जो कि कहां पे है, बोलो भैया R दूरी पे, ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी है O से, है ना, R दूरी पे, ठीक है, नहीं लिखो तब भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है क्या है कि जब किसी यूनिटी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ले जाते हो किसी खास बिंदु पे, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दैट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही तो काम करना है कि जब यहां से हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, या फिर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप जब भी चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से अगर हम लोग कैरी करके ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई क्यू चार्ज क्यू रख दिए पॉइंट O पे, है ना। एक दूसरा बिंदु मान लिया पॉइंट P कि यहाँ पे पॉइंट P पे कितना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है।
है ना, और हम लोग चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा, किसी इंफिनिटी डिस्टेंस से। तो एक यूनिटी चार्ज यहाँ पे मान लिया कि यूनिटी चार्ज 1 कूलम चार्ज है, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, और उस पॉइंट को जहां से लाया जा रहा है उसको मान लिया अपन ए। अब वो ला रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट मानेंगे, एक ए से बी लाया और ए बी लाया, और दूसरा क्या हमने पी। 2 इसलिए माने हम लोग क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो एक छोटा सा लेंथ के लिए जो कि हमारा dx लेंथ होगा, बट हमको पूरा निकालना है ना, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, x लेंथ लेना पड़ेगा। यानी कि काम करोगे तो आप एक ही बार तो काम करते नहीं हो, है ना, छोटा छोटा कह सकते हो कि बूंद बूंद घड़ा भरती है, तो उसी प्रकार से हमें छोटा वर्क डन करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बिग वर्क डन करेंगे। तो आप लिखोगे अ स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी, ए से बी। अगर ए से बी गए तो वर्क डन कैसा होगा, छोटा, क्योंकि डिस्टेंस भी कैसा है, छोटा, है ना। तो आप लिखोगे डी डब्ल्यू बराबर, वर्क का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का एफ लिख दिया अपन, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितना दूरी से आपका विस्थापन हो रहे हैं, डीएक्स से, तो आपने क्या लिखा, डीएक्स। तो आप बोल सकते हो कि भैया फोर्स प्लस वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इधर आगे की ओर, है ना, पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स लगाती है हमेशा आगे की ओर, और हम लोग चार्ज को जो या फिर कैरी कर रहे हो कि जस्ट द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द चार्ज, तो आप कहोगे फोर्स का डायरेक्शन आगे की ओर, और कैरी ब्रिंग जो कर रहे चार्ज को ये जस्ट अपोजिट ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा बराबर बन जाएगा 180। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डी एक्स, डॉट था तो कॉस, तो कितना लिखेंगे, कॉस 180, और कॉस 180 का मान होती है 1, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया -1। यहाँ से आया डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स -1 मेरे पास आ गया, दैट इज माइनस में एफ डी एक्स, इक्वेशन नंबर मानेंगे 1। ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स, ये जो एफ का मान है ना, क्या करेंगे हम लोग जानते हैं ना कि फोर्स जो लगता है दो आवेश के बीच, एफ बराबर लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, है ना। तो Q1 का मान तो Q लिख दिया, और Q2 का मान कितना 1, और यहां से यहां तक का दूरी कितना हमारा x का स्क्वायर, यानी कि फोर्स का मान कितना पुट करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे x का स्क्वायर। तो वही तो पुट किया अपन, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है इस पे हम लोग किसका मान रख देंगे, f का मान रख देंगे, समझे, f का मान रखेंगे ना। हाँ, तो f का मान रखने पे देखिए तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, f की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into 1/x का स्क्वायर इनटू dx, है ना। यहां से आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या कर सकते हो, अभी तक हमारा वर्कडन जो निकला है छोटा वर्कडन निकला है, अभी तक बड़ा काम किए नहीं है, बट हमें चार्ज को यहां पे देखना है, इस पोजीशन पे देखना है, यानी कि बड़ा काम करना पड़ेगा, और बड़ा काम करना है यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना, वही चीज आपको दिखेंगे यहाँ पे। बट फॉर टोटल वर्क डन वी विल हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विथ गेट, है ना, एंड देन वी गेट। हमको छोटा नहीं बल्कि टोटल वर्क डन चाहिए, मुन्ना टोटल, और टोटल अगर वर्क डन चाहिए देन हम लोग को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों साइड लगा देंगे ये सांप वाला साइन भाई, हाँ सांप वाला साइन, है ना, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, बोल भैया शुरू हम लोग इन्फिनिटी से शुरू करा था, है ना, यहां से इन्फिनिटी, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, इन्फिनिटी, बट हम लोग ला कहां रहे हैं, ओ से। अगर हम लोग बोलेंगे यहां से यहां तक का दूरी हमें पता नहीं, इन्फिनिटी दूरी पे था हमारा चार्ज, लेकिन अब जो फाइनल हम लोग ला रहे हैं कैरी करके, वो बताइए, तो यहां से यहां तक का यहां ला रहे हैं, पी पोजीशन पे ला रहे हैं, तो पी पोजीशन पे हम लोग देखे आके, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना कहलाएगा, आर। तो दो लिमिट लेंगे, एक लेंगे हम लोग कौन सा, एक लेंगे हम लोग अपर लिमिट और दूसरा लेंगे लोअर लिमिट, जो कि मैथ वाली बात है। तो हमें इंटीग्रेशन करने के साथ साथ हमें लिमिट लेना पड़ता है ना। कहां से चला था हम लोग, इन्फिनिटी से, और कितना दूरी तक देखेंगे हम लोग, आर तक। समझ में आनी चाहिए भैया, इन्फिनिटी यानी कि यहां से यहां तक का दूरी, ओ से ए तक का दूरी इन्फिनिटी, ओ से पी तक का दूरी आर, यानी कि पहले कौन सा इन्फिनिटी, तो हम लोग क्या लिखें, नीचे बिलो में क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, और अंतिम में कहां तक, है ना, अपर लिमिट हमारा हो जाएगा आर। आना चाहिए समझ में, यस। अब बाकी एफ का मान हमने जैसा था वैसा ही रख दिया। यहां से आप देख के खुश हो जाओगे, क्या खुश हो जाएंगे कि भैया जो कांस्टेंट रूप दिख रहा है ना, कांस्टेंट, यस मुन्ना सही समझे, जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको खींच के बाहर लिख दो। भाई यहाँ dx था, यस मुन्ना सही समझे, अगर यहाँ dx है तो dx यानी कि x के रूप में जो है उसको रखना है, बाकी को खींच के बाहर निकालना है, यानी कि x स्क्वायर रहेगा, बाकी खींच के बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q।
मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर निकलेगा, बचेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1/x का स्क्वायर, और यहाँ से इंटीग्रेशन की जो साइन होती है ना, वो राइट साइड चले जाती है, नीचे लग जाएगा इन्फिनिटी से लेके r। ओके, अब लगेगा इंटीग्रेशन का खेला होगा। यस, इंटीग्रेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास x का पावर n है और उसका इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है n+1 बाय नीचे भी n+1। तो हमारे पास कह सकते हो कि x का पावर 2 था, नीचे से जब ऊपर गया तो क्या हो गया, x का पावर -2, है ना। x का पावर क्या हो गया डियर, x का पावर -2, और यहाँ पे इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा, x का पावर -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, वही तो किया हम लोग। x का पावर देखिए वही ना किए, x का पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1। ओके, फिर ठीक है भैया, -1 में 2 चले गया, 1 में 2 चले गया, माइनस में 1, 1 में 2 चले गया, माइनस में 1, नीचे था माइनस, यहाँ भी था माइनस, दोनों हो गया बाय बाय, बच गया, बन गया मेरे पास प्लस, पोलैरिटी क्या हो गया, प्लस। मेरे पास इक्वेशन क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1/x, और यहाँ पे लिमिट लगाए इन्फिनिटी से r। एक बार हम लोग x की जगह पुट करेंगे r, और दूसरी बार पुट करेंगे इन्फिनिटी, यानी कि आप कह सकते हो, है ना, इसको देख ले, है ना। क्या करेंगे हम लोग, एक बार 1 लिखेंगे, x के पोजीशन पे एक बार लिखाएगा हमारे पास r, तो लिखेंगे 1/r माइनस, है ना, इंटीग्रेशन लिमिट पुट करने, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होती है ना। तो आपका क्या करोगे, 1/r, x की जगह एक बार हमने अपर लिमिट पुट करा, दूसरी बार लोअर लिमिट, और बीच में साइन रहेगा माइनस, हो जाएगा 1 आपका इन्फिनिटी। और किसी भी संख्या के नीचे अगर इन्फिनिटी होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0, यानी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, है ना, यहाँ पे q, ठीक है, और यहाँ पे ये तो गया बाय बाय, मेरे पास क्या हो जाएगा 1/r माइनस में 0, मेरे पास क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टे r। यहाँ तक समझ में आया, बाकी खत्म, बाय बाय, हो जाएगा, बहुत इजी। मेरे पास ये अभी वर्क डन आया है, क्या आया मुन्ना, वर्क डन, लेकिन हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने डेफिनेशन देख ही लिया कि जब हम लोग, है ना, पॉइंट चार्ज के लिए बोला है, एक चार्ज यूनिटी चार्ज के लिए, तो जब हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं तो वहां पे चार्ज की मान कितना पुट करेंगे, 1। आप फॉर्मूला लिखोगे फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बराबर होती है फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज। अब यहाँ पे वर्क का जगह हम लोग तो वर्क रहने देंगे, और चार्ज की जगह हमने जो कैरी करा है वो कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज, यानी कि आप यहाँ पुट करोगे 1, तो W/1 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, बोल भैया W ही आएगा। इट्स ओके, यानी कि आप सिंपल कह सकते हो कि भैया भी जो है वो W के इक्वल होंगे, और अगर इक्वल होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस इक्वेशन पे कि W का मान जितना आया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, यानी कि आप v का भी मान उतना ही लिख सकते हो। सो सिंपली यू कैन जॉट डाउन लाइक दिस, v is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r, and this is the required expression for the electric potential। बात समझ में आया, कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हम लोग स्मॉल वर्क डन निकाले, टोटल वर्क डन निकाले, लिमिट बैठाया, अंतिम में आपके पास v निकल गया जो कि आया 1/4 pi epsilon naught q upon r। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4, derive an expression for the electric potential due to an electric dipole at axial position। अगर हमारे पास सिंपल समझेंगे, derive an expression for the electric potential, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, किसके लिए निकालना है, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और बोला जा रहा है कि उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, और वो निकालना है 3 जगह पे निकालने दिया जा सकता है ना, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, या तो आपको एक्सियल, या तो इक्वेटोरियल, या तो जनरल, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया है तो आपको बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकालना है किसी इलेक्ट्रिक विद्युत, आप कह सकते हो कि, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, और वो किस पोजीशन पे निकालना है, एक्सियल पे, है ना। तो एक्सियल कहने का मतलब इसका अंतिम छोर मान लेते भाई -q हो गया और ये +q हो गया, मान लेते हमें यहाँ निकालना है, तो यहाँ के लिए निकालना, मान लेते इस पॉइंट को यहाँ पे हमने कंसीडर करा, है ना। अगर इक्वेटोरियल होता तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता, यहाँ पे बनता,
है ना। जनरल बनता, अगर जनरल रहता तो आप क्या करते भैया, ऐसे करके खींचते, इधर भी जाता इधर भी आता, बट एक्सियल बोला है तो आपको ऐसे करके इसी के अराउंड द एक्सिस लेना है। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो एक्सिस 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 में कैसे एग्जिस्ट करेगा डिस्टेंस, हाँ मुन्ना देखते हैं। तो आप कहोगे भैया यहाँ पे पी पॉइंट पे हमें निकालना है, तो पी पॉइंट पे निकालना है तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, एकदम समझिएगा डायग्राम, यहां से जो टोटल लेंथ है ये सेंटर ओ का लाएगा, है ना। अगर दो भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना, माइनस क्यू से ओ तक का दूरी क्या कहलाएगा, d/2। यहां भी दूरी कितना कहलाएगा, d/2। अब यहां से अगर हम बोलेंगे एक बार प्लस क्यू से, समझिएगा, एक बार प्लस क्यू से पी तक का दूरी कितना होगा, अगर हम कहें यहां से सेंटर से लेके पी तक का दूरी r है ना, तो आप कहोगे कि भाई यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना होगा, तो सिंपल है, r में से कितना माइनस करना पड़ेगा, d/2 से, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, r माइनस d/2। सिंपल है, दो चीज का दूरी, आपको दो जगह का दूरी निकालना है, एक आपको माइनस क्यू से लेके पी डैश तक का दूरी, और एक आपका प्लस क्यू से लेके पी डैश तक का दूरी। एकदम बहुत ही इजी लगेंगे, जस्ट थोड़ा सा हल्का सा देखिए, है ना, और बहुत सारे से तो बने गए होंगे। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया, जैसे कि आपको भी ऊपर जस्ट रब करके दिखाया भी, तो आपने ले लिया। अब बोल रहा है कि प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस रहेंगे, डी क्या रहेंगे, डायपोल लेंथ रहेंगे, पी क्या चीज है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाएगा, पी डैश क्या है, एक ऐसा बिंदु जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और वो कितनी दूरी पे माना हमने, आर दूरी पे, सेंटर से लेके आर दूरी, जो कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से आर डिस्टेंस दिख रहा है। अब हम लोग कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकलेगा प्लस क्यू से पी तक, है ना, एक बार प्लस क्यू चार्ज के लिए और दूसरी बार माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना दिया जाए तो वो आता है प्लस में, किस में आता है, प्लस में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे हो जाता है आर। बट वही अभी जस्ट हमने पीछे अभी प्रूफ भी किया ना, लाया भी, माइनस के लिए अगर बोला जाए तो आएगा वो माइनस में क्यू बटे आर, है ना। तो दो यहाँ पे फॉर्मूला दिख गया आपको, लेकिन 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 छोटी सी यहाँ पे होगा आपको हल्का सा दिक्कत, भैया आर मतलब दूरी, दूरी कहां से कहां, बोल एक प्लस क्यू से लेके पी डैश तक का दूरी, एक आपका माइनस क्यू से लेके पी डैश तक का दूरी, एक प्लस क्यू से लेके पी डैश तक का दूरी कितना आया, बोले भैया आपका आर जो था ना, यहां से ले रहे हैं ना, यहां से प्लस क्यू से पी डैश तक का दूरी, समझना है, यहां से यहां तक का दूरी ले तो ये d/2 माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा r माइनस d/2, यानी कि यहाँ पे r के जगह हम लोग को पुट करना है r माइनस d/2, समझिएगा, जो कि दिख गया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r माइनस d/2। एकदम समझ में आ गया, वेरी नाइस, वन इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से एक बार हमने प्लस क्यू के लिए कंसीडर करा, एक दूसरी बार किसके बारे, माइनस, तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज V2 बराबर, इसको अपन क्या माना V1, इसको V2 बराबर क्या हो जाएंगे मेरे पास, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू मेरे पास क्या चीज में था, नेगेटिव, हमने नेगेटिव माना, 1/4 सॉरी माइनस क्यू, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा r। देखिए यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, ये तो r था ऑलरेडी, इसमें कितना जुड़ जाएगा, ये d/2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, r प्लस d/2। अच्छा ऊपर तो लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है, चलिए। तो आप कहोगे भैया यहां से माइनस क्यू से लेके पी डैश तक का दूरी क्या हो जाएगा मेरे पास, r प्लस d/2, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक नंबर आपका, एक निकला आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए, दूसरा हमारा निकला नेगेटिव चार्ज के लिए। अब हमें क्या करना है कि भैया हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पी बिंदु पे, एक चार्ज के लिए नहीं बल्कि दोनों चार्ज, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। आप क्या करोगे, सिंपल फंडा वही कर दो भैया, हम लोग को जोड़ देना है। नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्ज, दोनों आवेश के कारण, धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम लोग को करना पड़ेगा ऐड, यानी कि V1 प्लस V2, V नेट बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, V1 की मान जो आपने खचाक लिख दो यहाँ पे, V2 का मान जो आप निकाल चुके हैं वो लिख दो आप। भैया एक प्लस में दूसरा माइनस में, है ना, भैया काट दे क्या, नहीं मुन्ना नहीं कटेगा, नहीं कटने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने जो बेस यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, एक माइनस में और दूसरी प्लस में, तो क्या कटेगा क्या, कोई तो खुश हो रहे होंगे कि भैया काट दीजिए कटेगा, ऐसा नहीं होगा मुन्ना, क्योंकि यहाँ पे बेस आपका एक है a माइनस बी के रूप में और एक है आपका a प्लस बी के रूप में।
बाकी तो रिमेनिंग सारे को सेम लग रहे हैं। अगर सेम लग रहे हैं डियर तो आप ले लो ले लो ले लो। मिल गया, क्या मिल गया भैया? कॉमन मिल गया तो अपन कॉमन ले लेंगे। क्या मिला? 1/4 पाप एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, 1/4 पाप एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। सो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक इट कॉमन कॉमन कॉमन। मिल गया 1/4 पाप एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। यहां से बचा क्या? बचा यहाँ पे बच्चा नहीं बचा, है ना? क्या बचा? 1/r माइनस डी बाई 2। माइनस का साइन यहाँ पे देखो तो, है ना? माइनस लिख दो माइनस। यहाँ पे क्या बच्चा? r प्लस डी बाई 2। अब क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पे ले जाओ और ये ले जाओ, समझ रहे हो ना? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आएगा, ये वहां जाएगा। और इन दोनों का आप कह सकते हो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो बात है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या झमेला, क्या दिक्कत, क्या किंतु, क्या परंतु? भैया a की जगह यहाँ पे r था तो r का स्क्वायर हमने करा। भैया d यहाँ पे b की जगह d बाई 2 था तो d स्क्वायर कर दो। भैया 2 भी था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो मेरे पास क्या आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख गया। बाकी आप क्या दिख रहा है? भैया प्लस वाला है तो हमने प्लस वाला यहाँ लिखा, माइनस वाला है तो माइनस लिखा। कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए दोस्त, यहीं पे फंसते हैं लोग। फंसना एकदम बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत ही इजी लग रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ना समय कम है, करना ज्यादा है। फॉर शॉर्टर डायपोल, एक चीज और समझिए। एक्चुअली जो डायपोल लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं, वो मान लेते हैं कि काफी छोटा है, काफी शॉर्ट है, काफी स्मॉल है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो आर है ना, डायपोल जो डी होती है, डायपोल लेंथ डी, वो काफी कंपेरेटिवली छोटी होती है। मान लेते हैं, है ना, शॉर्टर डायपोल के लिए कि आर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के हिसाब से जो डी होती है वो काफी छोटा होता है। और छोटा होने के मतलब मान लेते हैं कि इफ आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर और मच ग्रेटर देन डी स्क्वायर बाय 4, सो आप लिख सकते हो कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 लगभग में क्या है? आर स्क्वायर के इक्वल है। एग्जाम्पल कहने का मतलब, अगर आपको बोला जाए कि, है ना, 1 करोड़ रुपए हैं, है ना, और किसी के पास 1 रुपये हैं, तो आपके हिसाब से 1 करोड़ वाले के हिसाब से उसके पास कुछ पैसे नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि उसको आप क्या कर सकते हो, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे 1 करोड़ 1 रुपया है। ऐसे करने में थोड़ा उससे इजी हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ लगभग में 1 करोड़ है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर बाय 4 को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है ना। चलिए, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को कुछ एक्सप्रेशन चाहिए भाई, रिजल्ट चाहिए, तो इसको हम लोग को क्या कर रहे हैं, कुछ देर के लिए खो रहे हैं, है ना। और ऐसी बात है, इसलिए खो रहे हैं क्योंकि वो छोटी डायपोल होती है, छोटी वैल्यू होती है। तो डी स्क्वायर बाय 4 को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, और मेरे पास सिंपल सा क्या आएगा यहाँ पे, इसको अगर हम लोग हटाएंगे भाई तो क्या चीज आएगा मेरे पास? सिंपल से आर का स्क्वायर। यानी कि इतना जो लंबा लिखा हुआ है उसकी जगह सिंपल आप क्या लिखोगे? आर का स्क्वायर। यहां से देखोगे, है ना भैया, खुश हो जाओगे। आर को ये देखो तो आर प्लस आर, भैया आर यहाँ प्लस, ओके रुक जा, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। आर प्लस था, आर यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस और माइनस बाय बाय सफा चट। डी बाय 2 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो डी बाय 2, ओके, डी बाय 2 माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। अच्छा, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना? 2, और डी और डी करेंगे तो 2d, 2 2 कटेगा, वही तो हमने करा है। 2d बाय 2, 2 2 बाय बाय, बचा मेरे पास d, और नीचे क्या लिखा हुआ है? r का स्क्वायर। सिंपल। एंड देन नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आप, काफी सरल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह q, d ना बचा भाई, d ही ना लिखेंगे तो d लिख दिस, और बच गया मेरे पास r का स्क्वायर। आप लिखोगे मेरे पास भैया qd qd qd, ये कहां गायब कर दिया? गायब कर दिया क्या? गायब नहीं किया है। शायद आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला नहीं जानते, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता है कि चार्ज को, है ना, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता है किसी एक चार्ज को उठाइए और उसका मोड ले लीजिए, मोड ले लीजिए, और उसको गुना कर दीजिए डायपोल लेंथ d से, वही आपको दे देगा किसकी मान? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p। तो वही तो है। अगर p बराबर qd होती है तो qd की जगह हम लोग क्या p नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे qd की जगह हमने क्या करा? पुट कर दिया p, और मेरे पास बहुत ही सुनहरा सा फॉर्मूला आया, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर। और ये किस पोजीशन के लिए निकला डियर?
एक्सियल पोजीशन के लिए निकला एक सुंदर सा छोटा सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे भी निकला, कौन सा पोजीशन के लिए, एक्सियल के लिए, तो आप यहाँ लिखोगे वी एक्सियल। इसी प्रकार से आप वन बाय वन करके, एकदम छोड़ना नहीं, रटना नहीं, आप थोड़ा कंसेप्ट लगाइए, है ना। समझ रहा हूं कि समय कम है, लेकिन फिर भी आपके पास अभी भी बहुत समय है अपने आप को लेवल अप करने का, बहुत अच्छा नंबर लाने का। और दोस्त कहाँ ज्यादा कुछ क्वेश्चन है, आपने 5 मार्क्स बहुत अच्छे से कर ही लिए होंगे, ट्रांसफार्मर, है ना, बोल सकते हो कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, हाइजीन्स का जो बार बार पूछता है, या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो जो आपको इंपॉर्टेंस लग रहे हैं आपको बता ही दिया गया है, पिछले वीडियो में भी आपको वीवीआई क्वेश्चंस जो बताए गए हैं, उसी प्रकार से 3 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन है अलॉट कर दिए जा रहे हैं आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हो जाएंगे दोस्त, एकदम होंगे, डरना और घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। खैर चलिए आगे। हाँ, ड्रिंक वाटर कर ले रहा हूं। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक जो आप देख रहे हैं ना, चलिए देखते हैं, है ना। थोड़ा इसको कर लेता हूं डार्क, ओके। थोड़ा सा मैं कर दिया बोल्ड, है ना, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे, ओके। चलिए ठीक, क्या है क्वेश्चन, डिफाइन टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर and writes its relationship with the current flowing through it. Suppose that अगर कोई चार्ज कैरिंग कंडक्टर है तो उस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है किसी चार्ज का, किसी आवेश का। अब बात आती है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं, हम लोग को क्वेश्चन को लेके चलना है, क्वेश्चन बनाने के उद्देश्य पे आए हैं, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी थोड़ा सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी स्पीड होती है किसी भी चार्ज का जो कि हमेशा, है ना, वो क्या करना चाहता है, पॉजिटिव, अगर नीचे सेल लगी होती है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहता है कि नेगेटिव टर्मिनल से वो पॉजिटिव की ओर जाए। भाई सिंपल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। तो वही चीज होता है कि एक ऐसा औसत चाल किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की थ्रू विच, है ना, थ्रू विच, यहां पे through which they tries to move toward, है ना, toward the positive terminal of a cell is called the drift velocity। और इसको एक और नाम से बोल सकते हो आप, ड्रिफ्ट स्पीड, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है, ड्रिफ्ट स्पीड। और इसको हम लोग दर्शाते हैं भीड़ी से, है ना, जो कि मैं हमेशा कहा करता हूं भिंडी, है ना, ताकि याद रहे आपको, भीड़ी से, ओके, जो कि डिनोट किससे करता हूं डियर, भीड़ी से। हाँ, क्वेश्चन दिख जा रहे हैं ना अच्छे से, हाँ दिख जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय भीड़ी। अब हमें देखना है कि इसके, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख लिया, तो आप छोटा सा एक डायग्राम बना लोगे कंडक्टर का, जो कि आपको दिख रहा है, एक छोटा सा छोटू सा कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे खचाखच बहुत सारे भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। और आपको पहले डेफिनेशन क्लैरिफाई कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सेल के, है ना, नीचे लगी हुई है बैटरी, और हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर जंप करना कोशिश करेगा, किधर मूव करने की कोशिश करेगा, ये हमेशा अपने आप को चाहेगा कि भाई मैं पॉजिटिव की ओर जाऊं। और पॉजिटिव किधर है, आप देख रहे हो कि ये जो टर्मिनल है बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव की ओर आने की कोशिश करेगा। तो सिंपल आप वही लिखोगे, है ना। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, शो करना है, प्रूफ करना है, किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड भीड़ी के दोनों के बीच में एक आता है सुंदर सा रिलेशन, सुंदर सा फॉर्मूला, जो कि दिखेगा लाइक दिस, है ना, I इज इक्वल टू ANE इंटू VD। और जस्ट वी आर गोइंग टू जस्ट प्रूविंग इट, है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देखने वाले, प्रूव करने वाले हैं। अगर ये कंडक्टर है यानी कि इसके पास कुछ लेंथ है,
बहुत काम दे रहा है भाई, है ना, बार बार हमें ये कहीं ना कहीं तो मदद कर रहा है एग्जाम्पल देने में। तो आप कह सकते हो अगर ये कंडक्टर है तो इसकी कुछ लेंथ है, बिल्कुल बात है भैया, लेंथ है, एल लेंथ है। मैंने क्या करा, मान लिया, सपोज करना है एक कंडक्टर है, ये एल लेंथ का है, इसकी कुछ क्रॉस सेक्शन होगी, अनुप्रस्थ जिसको काट बोलते हैं, इसके पास कुछ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी। हाँ, हमने मान लिया एरिया है। चलिए देखिए, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या कितनी है, बोलो भैया 1 2 ऐसे तो काउंट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, देन कहेंगे n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या लिखेंगे भैया, n इलेक्ट्रॉन्स है। n क्या बोलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बोलेंगे इस पे जो करंट पास हो रही होगी वो कितना, I होगी, तो I को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। और VD क्या चीज है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है, हाँ पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया गुना लेंथ। तो एरिया कितना, ए, लेंथ कितना, एल। हमने लिख दिया वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू लेंथ। समझे, बहुत इजी है, जो कि 2024 में पूछा गया दोस्त क्वेश्चन, है ना, देख सकते हो। तो पहला बात है, हमने क्या करा, वॉल्यूम निकाला इस कंडक्टर की, पहला। दूसरा कहोगे कि भैया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, अगर एक रहता तो एक से गुना करता हमने, है ना, अगर एक होता तो एक से, दो होता तो दो से, तीन होता तो तीन से, बट वी आर बोल सकते हो unknown from the number of electron, that how much electron is present on that conductor. That's why we have supposed that we have imagined that maybe there will be n number of electrons. That's why we have to just multiply by n and it will be the equation number second. Okay, n equals to क्या हो जाएगी मेरे पास, है ना, सॉरी यहाँ पे n नहीं लिखेंगे आप, है ना, यहाँ पे n लिखना नहीं है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आए, क्या आया मेरे पास, ALN, इक्वेशन नंबर 2। अब बात रहा टोटल चार्ज कितना होगा भैया, टोटल चार्ज, अच्छा डियर क्या बात है, कितना इजी सवाल है ना। क्यू, टोटल चार्ज, चार्ज को हम लोग दर्शाते हैं किससे, क्यू से। अगर एक चार्ज होता, समझिए ये टोटल वॉल्यूम इसके निकल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर बोला जाए, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो प्रेजेंट होता है ई इलेक्ट्रॉन, मतलब ई चार्ज है, 2 से कितना, 2e से। अगर हम बोले 10 रहता तो 10 से, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना है, ALN है, उसको अगर हम बोलेंगे ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल चार्ज कितने कितने आ जाएंगे, ALN इंटू ई। वही तो बात किया हमने, क्या हो जाएगा, क्यू बराबर AL, जो अलग कलर से हमने कर दिया है, ALN किससे मल्टीप्लाई कर देना हमको, ई से। इक्वेशन नंबर कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 3। बस खत्म, कुछ नहीं करना था आपको, पहला वॉल्यूम, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल, तीसरा में चार्ज। अब देखना कितना मजा आएगा। बोल भैया अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कहां से, मान लेते यहां से इलेक्ट्रॉन आया होगा, यहां तक आया होगा, लेंथ कितना, दूरी कितना, एल लेंथ, यानी कि एक प्रकार का ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर डिस्टेंस हो गया, अब यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में कुछ वक्त लगा होगा, कुछ पल लगा होगा, कुछ समय लगा होगा, हार्टी टाइम लगा होगा। तो आपको वही निकालना है कि समय कितना लिया किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एल लेंथ पास करने में, गुजरने में। तो आप लिखोगे टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, है ना, कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना वक्त लगता है। तो टाइम बराबर क्या होते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यानी कि कितना डिस्टेंस, यहां देखना वरना देखना बहुत अच्छे से आपको दिख रहे हैं, दैट इज एल, तो आप लिख दो डिस्टेंस एल। VD, स्पीड इसका कितना, बोल भैया VD यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड, इसका जो चाल है, ये औसतन चाल कितना, स्पीड को किससे दर्शाएंगे, ड्रिफ्ट स्पीड को खिसकन चाल, इसको खिसकन चाल बोलते हैं हिंदी में, है ना। ओके, है ना, तो क्या बोलेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये VD जो होता है ना, उसका हिंदी क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो आप कहोगे भैया यहां से इलेक्ट्रॉन खिसकेगा और यहां तक आएगा, तो आपका स्पीड कितना VD, तो आप लिख देंगे VD। इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे, VD 4, इक्वेशन नंबर 4। अब मुन्ना बता, अब तो फंसने वाला बात है ना। अब हमें रिलेशन दिखाना है किसके किसके बीच, आई के बीच और VD के बीच। तो कहीं ना कहीं हमें VD तो दिख गया है, कहां दिखा भैया, VD दिख गया, बट क्या आपको अभी तक आई दिखा है क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सूत्र, ऐसा फॉर्मूला दिखेगा, ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जहां पे आई का इस्तेमाल हो, है ना। चलिए, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट आई इज इक्वल टू करंट बराबर, आई बराबर क्या होता है, Q बाय टी। आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, Q बाय टी, है ना। अब Q बाय क्या हो जाएंगे, T। चलिए यहां तक सही है। अब कहेंगे भैया पुट कर दीजिए ना, क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर किस पे, Q का मान, है ना, देखिए तो Q का मान और किसका मान डियर,
टी का मान, क्यू का मान एंड टी का मान इन इक्वेशन नंबर 5, है ना, 5 वहां पे। इस इक्वेशन पे हम लोग रखेंगे किसका किसका मान, क्यू का मान जो आप निकाल लिए हैं दैट इज आपके पास ये आया है, और टी का मान जो आप इक्वेशन नंबर ये आया एल बाई बी डी, कहां पे रखने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 5 पे। तो आपको शायद रिजल्ट इस प्रकार से मिलेगा प्यारे, कैसा मिलेगा, फर्स्टली आप लिख दो आई, कोई झमेला नहीं। क्यू का मान कितना निकाले हैं भैया, निकाले थे, क्या निकाले थे, क्या निकाले, कितने लोग थे, 4 लोग थे, ए एल एन ई 4 ही ना था, हाँ भैया। अच्छा इसके बाद बताइए टाइम का मान कितना है डियर, भैया टाइम का जो मान निकला था ना वो इक्वेशन नंबर 4 को एक बार देखिए ना, कितना आया था, एल बाय भिंडी, तो आप लिख दो एल बाय भिंडी। क्लियर, क्लियर है भैया, बहुत क्लियर है, फंडा पूरा अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए यहां से एल गयो, समझियो, हाँ यहां से एल गयो, भैया यहाँ भी एल है, ऊपर भी एल, नीचे भी एल, इसलिए एल एल का क्या लगा, एल लग गया, मतलब भाई समझ रहे हो ना, एल मतलब क्या हो गया, कट गया, एल क्या हो गया, बड्डे बड्डे हो गया। मेरे पास बचा क्या, जो बच गया रिमेनिंग, है ना, बच गया। मैथ वाले सर भी बताएं आपको, और मैं भी बता रहा हूं यहाँ पे, क्या बता रहा हूं कि भैया जो नीचे रहता है ना, जो सबसे नीचे रहता है अपॉन बाय अपॉन करके रहता है, अपॉन एल, उसके भी अपॉन रहता है, तो उस अपॉन को हम लोग क्या कर देते हैं ऊपर, क्या करते हैं डियर, ऊपर, है ना, तो उस टर्म को हम लोग ले जाते हैं ऊपर, बड़ा मजे से। तो क्या बनेगा बताइए, यहां से बचा मेरे पास ए रिमेनिंग, देखिए ध्यान से, ए ठीक है, क्या है एन, वेरी गुड, और यहाँ क्या है ई, और नीचे से ऊपर क्या गया भिंडी, तो मेरे पास क्या आया, आई इज इक्वल टू ए एन ई भिंडी, एनी लाने गई कौन, एनी कोई लड़की, क्या लाने गई भिंडी, यानी कि है ना आई इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास रिलेशन दैट इज एनी भिंडी, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड भिंडी। तो कितना इजी इजी है ना। तो इस प्रकार से आपके पास सारे जो भी क्वेश्चन है उसका सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा दोस्त, जब अपने से आप प्रैक्टिस करोगे, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेट, है ना, बिना प्रैक्टिस किए हुए आप नहीं बना सकते। अभी भी समय है, ऐसे करके बनाइए, प्रैक्टिस लिखिए लिखिए, जितना हो सकते लिखिए, है ना, एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार नहीं हो पा रहा है तो ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब उस क्वेश्चन को मिले ना तो आप रगड़ के रख दो भाई, एक कॉमा तक ना छोड़ो, है ना, देन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा आप छोड़ेंगे नहीं अगर इस प्रकार का तैयारी करेंगे। तो चलिए ये 5वां था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, है ना, क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया ये सवाल, चलिए देखते हैं, 2019 में पूछा गया है, गुड, वेल, नाइस, सुपर्ब, और क्या है डिमांड इस क्वेश्चन का, क्या कहना चाह रहा है, बाकी आप लोग बताइए, क्या आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है ना, ये सब कमेंट के माध्यम से बताइएगा, किस प्रकार के और क्वेश्चन आपको कराया जाए, है ना। ये तो पहला पार्ट है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आप सबों के लिए वो हर वो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, ये तो आपका PYQ क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, और अब आपको हो सकता है आगे जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएंगे, ये जब तक कंप्लीट ना हो जाए, है ना, कंप्लीट करवा के आपको VVI क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो कि काफी आने का संभावना होंगे, है ना। लेकिन दोस्त पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप 12th में हो, ऐसे नहीं कि आप छोड़ के जा सकते हो क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट 6, है ना, क्या लिखे हुए, एक्सप्लेन विथ सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर आइडेंटिकल सेल, क्या बात है, अगर सेल है, सेल बैटरी, है ना, सेल बैटरी, अब सेल हम लोग सीरीज में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं, और मिक्स में भी लगा सकते हैं, है ना, किस में लगा सकते हैं हम लोग, सीरीज में लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं, और मिक्स में भी लगा सकते हैं, जिसको मैं, हाँ जिसको है ना सिंपल, तो इसको है ना भेज, नॉन भेज, और एक क्या बोलते हैं मिक्स भेज, यानी कि मिक्स भेज कहने का मतलब भाई दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा आपका, सीरीज वाला भी और पैरेलल वाला भी। अभी जो हम लोग को देखना है ना, वो देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यानी कि कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे सेल लगे होंगे, बहुत सारे बैटरी लगे होंगे, और वो जो लगे होंगे ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होंगे, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो सारे सेल जो होंगे आइडेंटिकल होंगे, सारे एक जैसे होंगे, अगर 5 वोल्ट की है तो सारे 5 5 5 करके 5 वोल्ट के ही सारे एक साथ लगे होंगे।
तो बोल रहा है कि अगर 5 ऐसे सेम आइडेंटिकल सेल लगे हुए हैं, कंबाइन किए हुए इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको निकालना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कि आपका जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उस सर्किट से, उस पाथ से, उसका कंडीशन निकालना है कि कब पास करेगा। फॉर द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड विथ कॉम्बिनेशन, और इस सिस्टम के साथ, इस सर्किट के साथ एक एक्सटर्नल बाह्य प्रतिरोध भी लगी हुई है, जिसको हम लोग दर्शाएंगे, है ना, डिनोट करेंगे, दैट इज कैपिटल आर। भैया कुछ बैटरी का रेसिस्टेंस इंटरनल भी होगा, हाँ बिल्कुल बात है ना, हर एक का कुछ क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो हमने कंसीडर कर लिया आर आर आर। भैया सेम क्यों माना? सेम इसलिए माना डियर, क्योंकि हमारा बैटरी जो है सबका सेम पोटेंशियल डिफरेंस की है, सेम बोल सकते हो वोल्ट की है, इसी वजह से सेम इंटरनल रेसिस्टेंस भी हो जाएगी, दैट इज स्मॉल छोटू आर, जो कि आपको दिख रहा है आर 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 करके। यहाँ पे लिख दिया सपोज n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। हमने क्या करा, n सेल को कनेक्ट किया और बाहर में एक लगा दिया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, जो कि आपको दिख रहा है। छोटा r को हम लोग कहेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस, E को क्या कहेंगे, EMF ऑफ सेल, है ना, जिसको क्या आप लोग EMF का फुल फॉर्म बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम दी अबव फिगर, इस फिगर से, इस चित्र से क्या देखेंगे, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कि टोटल हम देखेंगे कि भैया ये टोटल जो रेसिस्टर लगा हुआ है किस में लगा हुआ है, पैरेलल। तो हमारा जो इक्विवेलेंट निकालना है रेसिस्टेंस किस में निकालना है, पैरेलल में निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 1 बाय पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1 बाय आरपी बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डॉट 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 करके कहां तक जाएगा, 1 बाय Rn तक। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 1 बाय R1 की जगह क्या चीज है, R है, R2 की जगह भी क्या है, R है, सब लिख दिया, है ना, गंदा नहीं करना है। चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, 1 बाय R 1 बाय R 1 बाय R करके डॉट डॉट कहां तक जाएंगे, 1 बाय R तक, कोई झमेला किंतु परंतु नहीं है। दोस्त एक चीज याद रखना है, कभी भी अगर आइडेंटिकल होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट 1 बाय आरपी का फॉर्मूला जो आता है ना, वो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला जो आती है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो R बाय N, इट मींस टोटल रेसिस्टेंस बाय टोटल नंबर्स, है ना, टोटल रेसिस्टेंस बाय टोटल, या फिर सिंपल कहो रेसिस्टेंस जो होगा सेल का या फिर किसी सिस्टम का, उसको भाग दे देना है टोटल नंबर ऑफ, कह सकते हो कि सेल का, है ना, कितने हैं, अगर 5 रहे तो 5 लिख देना, 10 रहे तो वो आप न्यूमेरिकल के लिए आते हैं। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी नो दैट आरपी इज इक्वल टू होती है रेसिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर दैट इज यूज्ड ऑन दैट सर्किट। तो R बाय N याद रखना है एकदम, हाँ बिल्कुल। फॉर N आइडेंटिकल, ये तभी होगा जब आइडेंटिकल होता है क्या, हमारे रेसिस्टर लगे हुए किसी सिस्टम। अब टोटल, अब कहोगे भैया टोटल रेसिस्टेंस कितना होंगे, है ना, टोटल रेसिस्टेंस कितने होंगे, तो टोटल रेसिस्टेंस यानी कि क्या करना पड़ेगा, आर नेट बराबर टोटल रेसिस्टेंस यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है उसको टोटल से जोड़ देना भाई। तो जोड़ोगे तो क्या होगा, हमारे पास आर प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस आर अपॉन एन आया था, इंटरनल सारे का योग बराबर क्या आया था, आर बाय एन आया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एन है, क्या आएगा मेरे पास, एन आएगा। अब बताइए, तो एन को मल्टीप्लाई करो आर से तो क्या आ जाएगा, एन आर, अनार नहीं कह देना है, एन आर। अब आया मेरे पास आर, आर प्लस क्या हो जाएगा, एन आर, इसको मान लेंगे हम लोग स्टार इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड द करंट पासिंग थ्रू, बिल्कुल सही है कि भैया हमें कंडीशन निकालना है, आई मैक्स निकालना है कि करंट कितना पास हो, करंट कब मैक्सिमम पास होगी। तो करंट के लिए हमारे पास क्या होगा, आई बराबर क्या होता है, V बटे आर होता है, यानी कि पोटेंशियल बटे रेसिस्टेंस होती है। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो निकला हमारे पास कितना होगा, E होगा। रेसिस्टेंस जो आया मेरे पास दैट इज क्या आया मेरे पास, R प्लस एन आर बाय एन आया। नीचे से जाएगा ऊपर, शायद आपको दिखेगा NE बाय R प्लस एन आर, जो कि यहां भी सेम चीज है। क्या दिखा हमारे पास, E, क्लियर, R प्लस एन आर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या आया, NE अपॉन R प्लस एन आर। अब दोस्त यहां पे बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या मानते हैं हम लोग, 1। बट हमें करंट चाहिए मैक्सिमम, करंट चाहिए मैक्सिमम, यानी कि ऐसा दिमाग लगाते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, अगर करंट ज्यादा चाहिए तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा,
सिंपल। अगर करंट ज्यादा, ये कह सकते हो रेसिस्टेंस के साथ कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, उल्टा रेसिप्रोकल है। यानी कि इसकी इन दोनों में से किसी की मान अगर घटा दे, रिड्यूस कर दे, तो आप क्या करेंगे कि भैया हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं फॉर मैक्सिमम करंट, है ना, तो आपका मान लेते हैं कि जो आर है वो ग्रेटर आया है, इन सारों का योग है, आर का मान क्या आया है, बड़ा आया है, किससे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर से, ये छोटा है, ऐसा छोटा है, इतना छोटा है, आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं भाई। तो आप क्या लिखोगे, आर प्लस एन आर सिमिलर, लगभग लगभग में बराबर है। यानी कि कहोगे भैया ये 5 होगा तो ये क्या होगा, 0.00, समझने के लिए 5 है। यानी कि आप नहीं भी इसको लेंगे तो चल सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, आर प्लस एन आर लगभग में सिमिलर है, किसके बराबर है दोस्त, आर के इक्वल है। यानी कि आप सिंपल आर प्लस एन आर के रूप जगह क्या लिख सकते हैं, आप सिंपल में आर लिखेंगे। और इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, आर प्लस एन आर की जगह ये तो हमारा हट गया, क्या बचा मेरे पास, एन ई आई एन ई बटे क्या हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा आर। अच्छा एन को बाहर, मेरे पास क्या आया, ई अपॉन आर। और यही कंडीशन पे हमारा करंट मिलेगा मैक्सिमम, दैट इज आई मैक्स इक्वल टू एन नंबर ऑफ सेल्स इनटू आपका हो जाएगा ई अपॉन में आर। ठीक है, और यही हमारा आई मैक्स करंट निकलेगा इसी कंडीशन पे। आई होप कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टेट बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ होती क्या है, वाओ, ये तो मैग्नेटिज्म में एंटर कर गए हम लोग ना। हाँ ओके, 3rd यूनिट की बात है, और ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2024 में। बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ एक ऐसा नियम है जिससे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में कितनी करंट जा रही है उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। सिंपल, नो एनी डिफिकल्टीज। आप सिंपल कहो, मैग्नेट बायट-सावर्ट लॉ ऑयस्टेड के बाद आए थे और उन्होंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ उसका मैग्नीट्यूड कितना है ना। डायरेक्शन तो ऑयस्टेड भी बताए थे, लेकिन जो पूरी तरह से उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मान कितना होता है, उस चीज को बताने के लिए आए थे बायट-सावर्ट। और उन्होंने दिया था एक स्वीट सा, एक छोटा सा कह सकते हो कि फॉर्मूला, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे तुरंत। और वो फॉर्मूला आता है डीबी बराबर, है ना, डीबी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ये छोटू सा फॉर्मूला आता है, बायट-सावर्ट के द्वारा आता है, और उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या बात है भाई, आप सिंपल अपने लैंग्वेज पे जाओ ना, अपने से बना के लिखो ना भाई, बड़ा मजा आएगा। कैसे भैया, भैया डीबी जो है ना वो एक बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है, आप सिंपल फॉर्मूला देखो, डीबी बराबर आपको मैंने कह दिया कि फॉर्मूला आता है के आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा चाहिए यानी कि करंट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए तो डीएल मतलब होता है छोटा लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ, यानी कि एलिमेंट्री लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर डीबी ज्यादा चाहिए तो साइन के रिस्पेक्ट में एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको थीटा, यानी कि साइन 90 के मैक्सिमम में आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। बट दूरी के हिसाब से ये इनवर्सली है, हाँ है ना। अगर हम क्या करें, ये तार है, अगर हम सामने निकाले मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा दिखेगा भाई इसका असर, बट वही दूर देखे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का असर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आना चाहिए, पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। तो दोस्त आपको जो अभी हम लोग हिंदी में बात करा ना, उसी चीज को हम लोग डेवलप बोल सकते हो कि क्या कर सकते हैं, अच्छे से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप, ये एक प्रकार का क्या है, नियम है। तो क्या लिखेंगे, आप तो जान ही रहे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड जहां पे निकालना है दोस्त, है ना, जहां पे निकालना है एट अ पॉइंट पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, ड्यू टू अ स्मॉल बोल सकते हो कि एलिमेंट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे डीएल लेंथ, है ना, ये बड़ा तार था लेकिन हम छोटा सा लेंथ डीएल लेंथ के लिए ले रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, करंट का। सही बात है भैया, करंट का भी जस्ट बताया आपने, किसका, एलिमेंट्री लेंथ का, हाँ सही बात है, डीएल लेंथ भी अभी हम लोग डिस्कस किए, सही बात। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दूरी का स्क्वायर का, दूरी का स्क्वायर का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
कॉमा लगा देना है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ई ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा चीनी उतना ज्यादा, जितना ज्यादा गुड़ दोगे उतना मीठा होगा ना, वही बात, जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। जितना आपका लेंथ होगा उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड, छोटा लेंथ छोटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एंड बट दूरी के साथ उल्टा इसका संबंध है मैग्नेटिक फील्ड का। आपने क्या करा, एक लेंथ ले लिया, है ना, एक ले लिया भैया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हम लोग मानेंगे भैया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। यहाँ पे जिस पॉइंट पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड हमने पी माना, भैया यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, क्या बात है, हम लोग को क्या करना है, डीएल लेंथ मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक स्फीयर ड्रॉ कर देना है। चलिए देखते हैं अब, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बना देना है गोला लुप्सा। अब वही चीज जो आपने यहाँ लैंग्वेज में लिखा उसी को शॉर्ट में लिख दो, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ क्या लिखेंगे, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, बायोट-सावर्ट लॉ यानी कि आपने जो लैंग्वेज लिखा उसके हिसाब से वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं सिंपल इन मैथमेटिकल रूप में, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इक्वेशन नंबर 2 1, इक्वेशन नंबर 2 है ना, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, dB डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर एंड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा यानी कि sin थीटा। इक्वेशन नंबर हो जाएंगे ये 4। अब हम लोग 1 1 1 1 2 3 4 5 4 से हम लोग क्या करेंगे भैया, ये तो सेम मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, एक बार ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, है ना, कोई झमेला नहीं होना चाहिए। ऊपर क्या लिखा हुआ है i, लिख देंगे i सेक dl, ठीक है dl, अच्छा r का स्क्वायर नीचे, r का स्क्वायर नीचे, साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा ऊपर, बस बस बस। ये साइन बल की हमको बिल्कुल पसंद नहीं है भैया, नहीं पसंद है तो क्या करना है डियर, बोलो भैया पसंद नहीं है तो आप इसको हटाएंगे, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे तो किसी को लाएंगे, क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो किसी को लाएंगे और वो आएगा मेरे पास एक कांस्टेंट के रूप में और उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट के रूप में क्या आया है, के, तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिस, के, और मेरे पास फॉर्मूला डेवलप होकर आया के आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर, जो कि दिख रहा है आपको अच्छे से। ओके, इसी को आप क्या कर सकते हो और करके लिख सकते हो। भैया क्या लिखेंगे, के का वैल्यू दोस्त होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, जहां पे म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी, है ना, मैग्नेटिक चुंबकीय पारगम्यता। ओके, परमेबिलिटी परमियाबिलिटी परमियाबिलिटी, ठीक है। और ना बड़ा, है ना, जिस तरह से था ना आप एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी, उसी तरह म्यू नॉट को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक। वो था इलेक्ट्रिक फील्ड का केस में, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का केस में, इसका वैल्यू कुछ होता है। हाँ भैया, जिस तरह एप्सिलॉन नॉट का था 8.85, उसी प्रकार से इसका भी वैल्यू होता है। क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, ठीक है। चलिए तो डीबी बराबर क्या लिखे, अब देखो तो के जगह हमने पुट कर दिया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। गुड। अगर हम कहेंगे भैया यहाँ पे इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ना भैया, साइन था, साइन को हटाएंगे और साइन को हटाने से पहले हम लोग को लगाना पड़ेगा एक यूनिट वेक्टर, और या यूनिट वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर, या फिर बोल सकते हो बाय आर, सिंपल, है ना। तो आप क्या लिखोगे, यहां से हमने क्या करा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, मान लेते सपोज करो आर यूनिट वेक्टर से, तो आर यूनिट वेक्टर के बराबर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बाय आर, और आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आर वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास आर का क्यूब। अब हमारे पास क्या होगा, साइन अगर हटेगा तो सिंपल हम यहाँ लिख सकते हैं आई इंटू डी एल क्रॉस आर, और दिस इज कह सकते हो बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। चलिए ये भी हमारा हो गया समाप्त। बिल्कुल हमको लगता है कि आप सारे को समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। क्या बढ़ जाओगे, चलिए नेक्स्ट। टाइम होने को चला है ना, चलिए ये कह सकते हो कि हाँ बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आया भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं है ना क्या कह रहा है आपसे। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर, एक सर्कुलर कॉइल है ना, जो कि 100 बार लपेटा हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ऐसे करके मान लेते एक सर्कुलर कॉइल है ना, कोई कॉइल है जो कि कितने बार 100 बार टर्न किया गया है, 100 लपेटा मारा हुआ है, वेरी गुड। जिसका रेडियस एक ही पे मारा हुआ है ना, एक ही पे मारा हुआ है, तो भाई कह सकते हो कि इसका रेडियस भी कुछ दिया होगा ना भैया, ईच सबका रेडियस है ना एक ही पर है, एक ही पर है, सब कह सकते हो कि सारे,
तो इसका जो रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। और करंट जो बह रहा है इस पे कितना है 0.40 एम्पेयर। तो आपको बोल रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा सेंटर पे ना, बी निकालना है सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर के लिए अगर कोई कॉइल होती है, अगर कोई कॉइल है और इसके सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो बी बराबर आता है म्यू नॉट आई बाय 2r। हाँ फॉर्मूला बने आपको याद रहेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने दिया जाए सेंटर पे तो निकलता है फॉर्मूला दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2r। बट इन दिस केस ये तो सही था क्योंकि एक टर्न था तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, बट अगर हम बोले 2 टर्न रहा तो 2 से गुना, 3 रहा तो 3। बट इन दिस केस बी जो निकलेगा n के लिए, बोल भैया 100 के लिए है तो आप सिंपल b बराबर अगर हमारे n रहेगा तो क्या लिखेंगे b सेंटर बराबर n म्यू नॉट आई बाय 2r, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। b निकाल रहे हैं हम लोग किसके लिए, सेंटर के लिए, किसी कॉइल के सेंटर के लिए। इट्स ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। तो गिवन दैट लिखेंगे, अपना स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। गिवन दैट, हाँ क्वेश्चन दिखेगा आपको, गिवन दैट करके लिखो आप क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल n नंबर ऑफ टर्न्स बराबर 100 टर्न्स, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट रेडियस r इक्वल्स टू 8.0 सेंटीमीटर, यानी कि इसको बदलेंगे हम लोग तो 8 बाय 100 ऊपर में जाएगा तो 0.08 मीटर, है ना। एसआई में जब बदलना है क्वेश्चन, है ना, कभी सेंटीमीटर में रहा तो इसको मीटर में हमने चेंज कर दिया। इट्स ओके। फिर है आपके पास करंट, कैरीज अ करंट, कितना करंट जा रहा है 0.40, तो आप आई बराबर लिखेंगे 0.40 एम्पेयर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आपको बी की आवश्यकता है, तो वी नो दैट लिखेंगे आप वी नो दैट बी बराबर म्यू नॉट एन म्यू नॉट आई बाय 2r। एन का मान 100, म्यू नॉट का मान कितना लिखेंगे आप 4 पाई इंटू 10 के पावर, हाँ याद रखिएगा म्यू नॉट की मान होती है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। आई का मान 0.40, 2 की जगह 2, आर का मान कितना पुट करेंगे दैट इज 0.08। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भैया आप चाहेंगे, क्या चाहेंगे भैया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 100 है, ओके, इसको यहां से हटाओ, यहाँ पे लगा दो डेसिमल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बाय 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 हो जाएगा ना भाई, लड्डू दो लड्डू बाय बाय। यहाँ पे देखो तो 4 को आप मल्टीप्लाई करो 40 से, 4 पाई इंटू यहाँ पे बचा है मेरे पास 40 इंटू यहाँ पे क्या होंगे 10 के पावर -7, और यहाँ पे 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 0.16। इट्स ओके, चलिए ठीक है भैया, यहाँ पे क्या करेंगे 4 4 16 160 पाई इंटू 10 के पावर, बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0.16, इस डेसिमल को हटाओ और यहाँ बैठा दो आप 100, ठीक है, 16 दें 160, मेरे पास कितना आया 10 का, ठीक है, पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर +2। इतना टाइम नहीं लेना था, बन जाएगा तुरंत, है ना। आपको क्या करना है, बोल भैया यहाँ पे 10 के जगह हमने क्या करा, ऐसा करो पाई को पहले लिख दो, पाई का वैल्यू लिख दो आप, पाई का वैल्यू कितना होती है 3.14। अब इस 10 को उधर ले जाओ, 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर +2, आप कहोगे 3.14 इंटू, आंसर बन गया, टेंशन मत लीजिए, 3.14 इंटू, आप कहोगे बेस सबका सेम है तो आप लिखोगे 10, है ना, 2 और 1 3, और 3 -7 कितना होगा मेरे पास 3.14 इंटू 10 का पावर -4, और ये आया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, कितना आ गया मेरे पास 3.14 इंटू 10 के पावर -4। लेकिन ना आंसर आपको लिखना है किसमें, ऐसा बोल सकते हो इसके यूनिट, तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, देन यू विल हैव टू राइट लाइक दिस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।
आई होप कि आपको ये सारे इतने क्वेश्चन समझ में आया होंगे। आज बार हम लोग इतना ही क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे पार्ट 2 लेके, सेकंड पार्ट लेके, और वहां पे हम लोग हर वो क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उस पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग अंदाज से, नए तरीके से। और हाँ, अगर अभी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो आप कमेंट के जरिए किसी भी तरीके से दोस्त आप बेझिझक मेरे को अब बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।